Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter, that is the first empire, the Mauryas. So let's start. तो इंडिया की हिस्ट्री में जो सबसे पहला एम्पायर किसी ने इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, तो वो मौर्यास ने किया था। इससे पहले जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने किंगडम्स बनाया करते थे। तो इस तरह से स्टार्टिंग जो कि एक ग्रेटर किंगडम की जो ग्रेटर किंगडम को इस्टेब्लिश करने का काम किया वो मौर्यास ने हिस्ट्री में किया था। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले एम्पायर बनाया गया वो मौर्यास ने बनाया था। मौर्यास ने सबसे पहला एम्पायर इंडिया की हिस्ट्री में बनाया और इसे एम्पायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किंगडम से एरिया वाइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और थोड़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ होता है। मौर्यास ने पहले आने वाली डायनेस्टी से मौर्यास से पहले जितनी भी डायनेस्टीज़ हुए, जितनी भी रूलर्स हुए, उनसे कहीं ज़्यादा एरियाज़ को मौर्यास ने कंट्रोल किया हुआ था। उनके पास कहीं ज़्यादा ज़मीनें थी, इसीलिए मौर्यास के टेरिटरी को एम्पायर कहा गया। तो बात करते हैं सोर्सेज की कि हमें वो कौन से सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि मौर्यास की टेरिटरी कहाँ तक थी या मौर्यास का एम्पायर कितना बड़ा था। तो ये सारे सोर्सेज कौन से हैं जो उनके बारे में हमें कुछ बताते हैं। तो हमें मौर्यास के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए टू मेन सोर्सेज हैं एंड बोथ आर द लिटरेरी सोर्सेज। दोनों ही लिटरेरी सोर्सेज हैं। वन इज़ इंडिका विच वॉज रिटन बाई मेगास्थीन्स एंड सेकेंड वन इज़ अर्थशास्त्र दैट वॉज रिटन बाई कौटिल्य। तो अगर हम इंडिका को पढ़ें जो मेगास्थीन्स ने लिखी और जो अर्थशास्त्र को अगर हम पढ़ें वो कौटिल्य ने लिखी थी। ये दो मेन बुक्स हैं जो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। इंडिका बताती है हमें उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जब मौर्यास थे, जबकि हमें अर्थशास्त्र को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि एम्पायर को किस तरह से गवर्न किया जाता है, किस तरह से एडमिनिस्टर या रूल किया जाता है। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं। इट डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। इससे हमें मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा सिर्फ ये दो चीज़ें, दीज आर नॉट द ओनली टू बुक्स, ये सिर्फ दो ही बुक नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। लाइक अगर हम वहाँ उस टाइम पर अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट्स लिखवाए थे, बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए थे। तो वो एडिक्ट्स कहाँ थे? रॉक्स और पिलर पर लिखे हुए जो एडिक्ट्स हैं ये एम्परर अशोका के बारे में उतनी ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स हैं जितनी इम्पॉर्टेंट सोर्स ये दो बुक हैं, लाइक इंडिका एंड कौटिल्य। तो अशोका के लिखवाए हुए ये पिलर और रॉक एडिक्ट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जितने भी एडिक्ट्स हैं इन्हें रॉक्स और स्टोन पिलर्स पर इंस्क्राइब कराया गया था और हम इस ग्रेट किंग अशोका यानी एम्परर अशोका के बारे में मेनली उसके लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, इतने सारे इंस्क्रिप्शंस वो जो अपने पीछे छोड़ कर गया, उस इंस्क्रिप्शन से हम उसके बारे में इतना कुछ जानते हैं। और एक और मेन सोर्स भी है उस टाइम के बारे में जानने के लिए, दैट इज़ क्वाइन एक दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो कितने सारे सोर्स हो गए देखिए हमारे पास अशोका के बारे में जानने के लिए। मेगास्थीन्स की लिखी हुई इंडिका है, कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र है और अशोका के बहुत सारे रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं जो अपने पीछे वो छोड़ कर गया, वो सारी चीज़ें और उस टाइम के कॉइन्स भी हमें उसके बारे में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कि कौन कौन से मौर्यन एम्परर्स हुए। सबसे पहला मौर्यन एम्परर कौन था जिसने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 to 297 BCE ये उसकी रूलिंग टाइम थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला, ये मौर्य डायनेस्टी का जो पहला रूलर था ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी नंद रूलर को उसके सिंहासन से हटा दिया और उसके बाद वो राजा बना। तो ये हुआ था 321 BCE में जब नंद रूलर को हटाया गया। और इस काम को करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को उसके मिनिस्टर चाणक्य ने हेल्प की थी और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी के नाम से भी जाना जाता है। इस नामों से भी लोग उन्हें जानते हैं। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले राजा बनने के साथ मगध को हराया और मगध को हराने के बाद उसके बाद ग्रीक किंग अलेक्जेंडर के जनरल को उसने हराया और उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और उसके बाद उसने अपने
कंट्रोल को उसने बाकी नदर्न इंडिया के बाकी हिस्सों पर उसने अपने मजबूत किया। नेक्स्ट वाज बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना और उसका रूलिंग टाइम था 297 से 273 BCE तक। बिंदुसार ने 16 किंगडम्स के राजाओं को हराया और उनके टेरिटरीज को, उनके एम्पायर को अपने एम्पायर में मिला लिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब मौर्यन डायनेस्टी थी और बिंदुसार जब राजा था तो उसके रूलिंग टाइम में मौर्यन एम्पायर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। सिर्फ साउथ के कुछ किंगडम्स और जो प्रेजेंट टाइम में जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, उस टाइम पर उसे कलिंगा कहा जाता था। बस ये कुछ एरियाज थे, ये कुछ टेरिटरीज, किंगडम थे जिसको बिंदुसार ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया। तो कलिंगा और कुछ किंगडम, साउथ के कुछ किंगडम्स को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बिंदुसार का अपना कंट्रोल था और पूरा उसका एक ही टेरिटरी मानी जाती थी। नेक्स्ट बिंदुसार के बाद वी विल रीड अबाउट द एम्परर अशोका। तो एम्परर अशोका को ग्रेट एम्परर अशोका, ग्रेट का अशोका का नाम भी दिया जाता है। तो अशोका जितने भी मौर्यन राजा हुए उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो माना जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर्स में से जितने भी हैं उसमें से अशोका का नाम भी लिया जाता है। द ब्रिटिश हिस्टोरियंस H.G. वेल्स का कहना है कि उन्होंने अशोका के बारे में इतनी तारीफें करी कि उनका कहना है कि हजारों राजाओं के बीच में एक अशोका का नाम हमेशा हिस्ट्री में लिया जाता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अशोका इतना ग्रेट राजा था कि उसका नाम हमेशा से लिया जाता रहा है और आगे भी लिया जाता रहेगा। अशोका ने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से रूल किया, बहुत अच्छे से गवर्न किया और उसके बहुत सारे रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं जो उसके पूरे जितनी भी उसकी टेरिटरी थी वहाँ पर भी मिलेंगे आपको। और इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी आपको उसकी टेरिटरीज, उसके एडिक्ट्स आपको मिलेंगे। ये एडिक्ट्स हमें उसकी रूलिंग के टाइम में उस महान राजा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो ये एडिक्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो उस टाइम के बारे में हमें, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, स्पेशली अशोका की रूलिंग टाइम के बारे में बताते हैं। एंड नेक्स्ट इज कलिंगा वॉर 261 BCE, यानी 261 BCE में कलिंगा वॉर हुआ। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि बिंदुसार ने कलिंगा को अपने टेरिटरी में नहीं मिलाया था, अपने एम्पायर में नहीं मिलाया था। तो अब बात करते हैं जब अशोक राजा बना तो एम्परर अशोका के एम्परर बनने के बाद, राजा बनने के बाद किस तरह से कलिंगा पर अटैक किया गया और किस तरह से उसको जीता गया। तो अशोका राजा बना तो अशोका राजा बनने के बाद अशोक ने कलिंगा को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये कलिंगा ऐसी जगह थी जो मौर्यन के कंट्रोल में नहीं थी। कलिंगा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जितने भी ट्रेड रूट्स थे, वेदर इट वाज लैंड और सी रूट्स, जितने भी लैंड और सी रूट्स साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते थे, इम्पोर्टेंट रास्ते थे, उन रास्तों पर कलिंगा का कंट्रोल था। तो अशोका ने इसलिए कलिंगा पर अटैक किया और उसे जीत लिया। और कलिंगा को जीतने के लिए एक फायर्स बैटल हुआ, एक भयानक युद्ध लड़ा गया। तो अब वॉर जो कलिंगा के साथ लड़ी गई, ये वॉर अशोका की लाइफ को बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वॉर को जीतने के बाद, इस वॉर के बाद अशोका की पूरी लाइफ बदल गई थी। क्योंकि जब भी कभी किसी भी दो राजाओं के बीच में कोई बैटल लड़ा जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होती है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है। तो इतने लोगों की डेथ और डिस्ट्रक्शन देखने के बाद इस वॉर की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ था, इससे किंग अशोका, एम्परर अशोका काफ़ी सैड हो गया था, काफ़ी उसे बुरा लग रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि एक वॉर में कितना नुकसान होता है और इसके बाद ही उसने आगे कभी भी वॉर ना लड़ने के लिए कसम खाई और उसने अपनी बाकी की लाइफ को अपनी प्रजा के लिए डिवोट कर दिया और उनके लिए अच्छे काम करने के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ को लगा दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक राजा युद्ध करना छोड़ दे, लेकिन अशोका ने ठीक ऐसा ही किया, उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। So this is for today. In next video we will start from Ashoka's Dhamma. Till then, do take care and do keep watching my videos.